आदरणीय नीतीश कुमार जी देने का काम किया। उन्होंने भी बूथ कमेटी की बात कही, लेकिन ऐसे लोगों को, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के हाथों में बूथ कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दे दी और कहा गया कि हर प्रकोष्ठों का 10-10 लोग, हर पार्टी का 10 लोग हर बूथ पर, तो ले दे करके 150 लोग हो सकते हैं। तो 150 लोग अगर एक बूथ पर उनकी कमेटी बनी तो 150 कम से कम तो वोट आना चाहिए था। उसके पदाधिकारी या राष्ट्रीय पदाधिकारी ऐसे लोगों को बनाया गया जो कभी लोहिया को देखे नहीं, लोहिया को समझे नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध लाठी चलाने का काम करते रहे। अलग है, हमारी बातचीत बराबर होती रहती है बहुत लोगों से, जो आज मंत्री बने उन लोगों में भी कुछ लोगों से बातचीत होते रहती है। तो एक ओएसडी में संख्या जुट गया सुशील मोदी का। अब वो नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता कहिए या उनको ओएसडी बन करके काम करने का काम करिए, उनको ये कहने का नैतिक अधिकार है, यह है अधिकार कि जगतानंद जी को अपमान हुआ। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक नहीं कई सवाल हैं जिन पर बात जरूरी है, जिनके जवाब जरूरी हैं, और ये सारे सवाल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार पनप रहे हैं। और सिर्फ इसलिए पनप रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आमतौर पर जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो इतना दिलचस्प नहीं होना चाहिए था। चुनाव के परिणाम आए, सरकार का गठन हुआ, लेकिन चुनाव से पहले जो दिलचस्पी होती है या फिर राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके का होता है, उससे ज़्यादा दिलचस्प घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव के बाद है, सरकार गठन के बाद है। विकास कार्यों को लेकर खूब व्याकुलता है नेताओं में। नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है, उनके करीबी नेताओं से मुलाकात हो रही है, और कुछ मुलाकातों का परिणाम ये रहा कि मिलने वाले नेता सरकार में मंत्री हैं। कन्हैया कुमार भी मिले हैं, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है, अशोक चौधरी से भी मुलाकात की है। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई दूसरे सवाल भी हैं बिहार की सियासत से जुड़े हुए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार की राजनीति की एक कद्दावर शख्सियत मौजूद है। आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक जी हमारे साथ हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। और सवाल आमतौर पर इंटरव्यू की शुरुआत जब आपसे होती है तो दूसरे सवाल से होती है सर, लेकिन लालच ये है कि कन्हैया कुमार के बारे में जाना जाए। कैसे देखते हैं इस मुलाकात? देखिए, कन्हैया कुमार की पहचान है सांप्रदायिकता के विरोध, देश की अखंडता, और देश में जो लोगों का, दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा, अक़लियत, और जो भारत के संविधान की सुरक्षा, इन सवाल की पहचान अगर कोई है तो जेएनयू का, जो एक समय के बड़े नेता रहे और आज सीपीआई के नेता है, पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़े बेगूसराय से, तो उस रूप में इनको देखा जाता है। वो मनुवाद के विरोधी के रूप में उनको देखा जाता है। वो सामाजिक समरसता के एक प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। उस कन्हैया कुमार की कभी भी कोई भी अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी इस बात को कह सकता है कि वो कभी भी मनुवादी और जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता नहीं कर सकता है। कल हमारी जेडीयू के कई नेताओं से बात हो रही थी, वो वीडियो भी है हमारे चैनल पर। उन्होंने कहा कि देखिए, कन्हैया कुमार आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। देखिए, जेडीयू के लोग को आजकल उपन्यास लिखने की बहुत शौक हो गया है, और उपन्यासकार कुछ लोग होते हैं, और जासूसी उपन्यास लिखने की बहुत शौक हो गया, और वो जासूसी उपन्यास लिख रहे हैं। उसी में अब जासूसी उपन्यास आप पढ़ेंगे, हम लोग बचपन में उस स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो कुछ कुछ पढ़ते थे, तो इसी तरह की कौतूहल भरी बातें रहती थी जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता था। तो ये काम जनता दल यू के लोगों का है, क्योंकि जनता दल यू के जो, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक लोहियावादी सांप्रदायिक सोच, सामाजिक न्याय के सोच के जो पार्टी का मुखर दिया जाता है, जो कहा जाता है, उसके पदाधिकारी या राष्ट्रीय पदाधिकारी ऐसे लोगों को बनाया गया जो कभी लोहिया को देखे नहीं, लोहिया को समझे नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध
लाठी चलाने का काम करते रहे। आप आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। मैं किसी की व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझें। मैं कह रहा हूँ कि जो लोहिया को समझा नहीं, लोहिया को पढ़ा नहीं, लोहिया को देखा नहीं, आचार्य ने को देखा नहीं, जो चंद्रशेखर जैसे जो समाजवादी आंदोलन के क्रम के नेता रहे, उनको समझा नहीं, परखा नहीं, उनको देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथों में अगर इस तरह की लगाम आ जाए तो लगाम किस तरफ जाएगा आप खुद महसूस कर सकते हैं। एक तो आप बिहार की कद्दावर राजनीतिक शख्सियत हैं, और दूसरा जेडीयू में लंबे वक्त तक रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के करीबी भी रहे हैं। जो कुछ बहुत सारी चीज़ें तो हम समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा लालच यह है कि आपके जरिए समझा जाए। जेडीयू में विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बैठकें कभी नहीं हुई जितनी बैठकें विधानसभा चुनाव के बाद हो रही है। सरकार से ज़्यादा संगठन पर जोर विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद, और कहा जा रहा है कि बूथ कमेटी बनाई जाएगी। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा समझाइए। इतनी सक्रियता का मतलब क्या है? ये सक्रियता नई नहीं है। जब नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने शरद यादव जी के बाद, तो उसी समय से नीतीश कुमार जी के मन में ये रहा और कि दल को इतना मजबूत किया जाए और दल को सतही तौर तक पहुंचाया जाए। तो उनकी सक्रियता रही, लेकिन सरकार भी चलाना रहता था। उसके बावजूद भी वो देश के कई राज्यों का भी दौरा किए और इस राज्य के बूथ कमेटी तक का बनाने का उन्होंने प्रण लिया और उसमें काफ़ी सक्रियता निभाने का काम किया, कई लोगों को लगाने का काम किया और वो करते रहे। आज जिस तरह की बात हो रही है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में जिम्मेवारी आदरणीय नीतीश कुमार जी देने का काम किया, उन्होंने भी बूथ कमेटी की बात कही, लेकिन ऐसे लोगों को, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के हाथों में बूथ कमेटी बनाने की जिम्मेदारी दे दी और कहा गया कि हर प्रकोष्ठों का 10-10 लोग, हर पार्टी का 10 लोग हर बूथ पर, तो ले दे करके 150 लोग हो सकते हैं। तो 150 लोग अगर एक बूथ पर उनकी कमेटी बनी तो 150 कम से कम तो वोट आना चाहिए था। तो आ गई, सिर्फ 43 सीट पर सिमट गई। तो वो कहाँ गया 150 लोग? उनको नीतीश कुमार जी को अपने जिनको अधिकार दिया उनसे पूछना चाहिए कि पहले का जो प्रकोष्ठों का और बूथ संगठन का आपने बूथ कमेटी बनाया, वो बूथ कमेटी कागजी थी या सिर्फ मेकअप करने का सामान था? एक बात आपने कही थी, एक दावा किया था कि कैबिनेट विस्तार के बाद उत्तराखंड वाला भूचाल आएगा। 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, जेडीयू के विधायक हैं। गोपाल मंडल मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। गोपाल मंडल आपकी लिस्ट में है क्या? देखिए, मेरे लिस्ट में कौन है कौन नहीं है अलग है। हमारी बातचीत बराबर होती रहती है बहुत लोगों से। जो आज मंत्री बने उन लोगों में भी कुछ लोगों से बातचीत होते रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल दल बदल करके वो आ जाएंगे। एक उसकी लंबी चलेगी खेल, और उस लंबी पारी जब रन होगा तो लंबे रन में बहुत लोग थक जाते हैं, बहुत लोग पिछड़ जाते हैं। तो जो 18 है वो कल 28 भी हो सकता है। लेकिन मैं नियम का, कानून का, संविधान का प्रति श्रद्धा रखता हूँ, उनमें आस्था रखता हूँ, उसके खिलाफ कोई काम नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मिलने आया तो उसको मैं पूरा रूप से उसका उपन्यास लिख करके करूँ। ये कमज़ोर लोग करते हैं। कमज़ोर लोग इस तरह की बात करते हैं और इस तरह का दिशा और इस तरह का दृश्य लोग दिखाने का काम करते हैं। कल ऐसी खबर है कि कल लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। चंदन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि विकास कार्यों को लेकर मुलाकात हुई है, लेकिन चंदन सिंह को लेकर हमारे पास जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी ये है कि नहीं, चंदन सिंह जेडीयू जा सकते हैं और एलजेपी के 4 सांसद हैं वो जा सकते हैं। अब एलजेपी के 4 सांसद कल ही जेडीयू ज्वाइन करेंगे ये मैं नहीं कर रहा, ऐसी जानकारी नहीं है। एक बात मैं कह दूं, हालांकि मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं करने का अधिकार है लोजपा पर, लेकिन लोजपा में चंदन सिंह जी को मुंह में कैंसर हो गया था, आपको पता है कि नहीं है? जी जी। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपनी आदत रही है, और अच्छी बात है कि वो किसी के दुख में फ़ोन करते हैं। जब उन्होंने उस समय फ़ोन किया था तो उसके बाद वो ठीक होकर करके आए, तो उन्होंने सोचा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मुझे सहानुभूति दी उनसे मिलने का काम करें।
उस संदर्भ में भी गए थे, जैसा मुझे कहा गया और जानकारी मिली। लेकिन वो अलग बात है। अब जाना है तो लोजपा के लोगों ने तो अपना बता दिया है, चंदन जी ने बता दिया है। अब तो नीतीश कुमार जी को एक विज्ञप्ति निकाल देना चाहिए कि हमसे वही लोग मिलने आए जो हमारे दल में आना चाहते हैं। ये सरकार पार्टी की सरकार है, राज्य की सरकार नहीं है। इस बात को उनको विज्ञप्ति निकाल देना चाहिए। राज्य के सरकार होंगे, मुख्यमंत्री होंगे राज्य के, तो हर लोग जनता जाएगी मिलने के लिए। तो ये उनको एक विज्ञप्ति निकाल देना चाहिए कि ये पार्टी की सरकार है, ये राज्य की सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। इसमें सिर्फ जो जनता दल यू में आना चाहते हैं वही लोग अपने बातों को लेकर के हमसे मिलने आए, दूसरे लोग हमसे न मिले। ये बात उनको बजाबता खुलेआम प्रकाशनार्थ कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, और सवाल आरजेडी को लेकर है। जिस तरीके से पिछले दिनों हुआ तेज प्रताप यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच में, उस पर भी जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो तंज कस रहे हैं और कई तरह की बातें की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम ने तो कह दिया कि भाई क्यों हैं जगदानंद सिंह वहाँ। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? और देखिए, सुशील मोदी जी क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये भी एक सवाल है। उनको कहाँ से कहाँ फेंक दिया। अब वो सिर्फ सरकार के प्रवक्ता बन करके रह गए हैं, सरकार के भी नहीं, नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता बन के रह गए। पहले छात्र आंदोलन में लालू यादव के सचिव बन करके रहते थे। अब नीतीश कुमार जी के चंचल जी थे सेक्रेटरी और दिनेश जी हैं ओएसडी, तो एक ओएसडी में संख्या जुट गया सुशील मोदी का। अब वो नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता कहिए या उनको ओएसडी बन करके काम करने का काम करिए, उनको ये कहने का नैतिक अधिकार है। यह है अधिकार कि जगदानंद जी का अपमान हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, आडवाणी जी का अपमान हुआ, उस पर वो क्यों नहीं दुख व्यक्त करते हैं? उस पर भी उनको खोलना चाहिए कि आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का अपमान हुआ, तो उस अपमान पर उनको क्या सोच है, ये भी कहना चाहिए। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, जो भी कुछ हुआ इस पर काफ़ी चीज़ें बातें हुई हैं और ये सब कोई होता है, बातें होती है, इससे अपमान और सम्मान से नहीं जोड़ना चाहिए। ये सवाल अलग है, उनको काम करना चाहिए। वो सांसद बने हैं राज्यसभा का, तो उनको अपना राज्यसभा में जा कर के वक्तव्य देना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर वकालत करना चाहिए। तब हम भी उनके शुभकामना देंगे। लेकिन वो बिहार के विकास के लिए चिंतित नहीं है, वो सिर्फ अपने चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे करके और अपने को गुडबुक में नीतीश जी के चरण बंधन करने का काम करते हैं। टीएमसी से बात नहीं बनी 5 सीटों पर आरजेडी में? नहीं, ये गलत कहना है। हमने अभी भी समाचार पत्र देखा है कि टीएमसी से बात नहीं बनी। हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह बंगाल जो साहित्य और संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है, उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति का सर्वनाश करने के लिए, साहित्य का सर्वनाश करने के लिए हम वहाँ पाँव नहीं पसारने देंगे। और इसके लिए हमको जो भी कोर कसर करना होगा हम करेंगे। हमारी टीएमसी से भी बात हुई है और हम लोगों ने इसी रणनीति के तहत बात की है। कोई सीट का बात नहीं, कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं। अभी तो बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पछाड़ा जाए और कैसे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। हमने ये कहा है कि हमारा जो प्रभावकारी इलाके हैं वर्धमान से लेकर के आसनसोल और रानीगंज तक, उस इलाकों में हम कैसे बीजेपी को एकदम धराशायी कर दें और इसके लिए हम किसकी मदद करें, हम खुद खड़े हों या क्या करें, या इस पर परिचर्चा चल रही है। हमारे दल के बंगाल के भी साथी मिल बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। जब समय आएगा हम लोग ये कह देंगे कि हम लोग इतना जगह लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या इससे ज़्यादा लड़ेंगे, या इस इलाके में लड़ेंगे, इस इलाके में नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ किसी हालत में हम नहीं पनपने देंगे। वही हाल है असम में। एनआरसी की बात अमित शाह जी बंगाल में करते हैं। असम में मैं खुद गया था, 19 लाख लोग वहाँ एनआरसी के सर्वेक्षण में सूची में आए हैं। उसमें 13 लाख हिंदू लोग हैं, 6 लाख मुस्लिम लोग हैं। अभी तो गले की घंटी अमित शाह को लग गया है। बंगाल में कह रहे हैं, असम में उसका
असर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि असम में 30 सीट से भी ज़्यादा नहीं आएगी, 30 सीट से कम ही भारतीय जनता पार्टी को आएगी और सरकार बनेगी बीजेपी के खिलाफ। हम लगे हुए हैं, वहाँ कई लोग हैं, अखिल गोगोई हैं, हेंगलंग जी हैं, फिर हमारा AIUDF के बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, कांग्रेस के रुपेन जी हैं, और छोटी छोटी कई पार्टियां हैं, असम गण परिषद है। तो सब लोग मिल करके एक ही बात कर रहे हैं कि हमको बीजेपी को असम में किसी तरह भटकाव में आ गया, अब इसको यहाँ से ढकेल देना है, तो और उसी में हम लोग लगे तो हुए आप बता रहे हैं जिस तरीके से, ऐसा लगता है आपने बहुत होमवर्क किया है असम और बंगाल को लेकर। और देखिए, बंगाल चुनाव हो या बिहार के कुछ सियासी मुद्दे हों, उन सवालों पर श्याम रजक जी से हमारी बातचीत हुई है और वीडियो लंबा हो जाता है। जब इनसे बातचीत होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का, जानने का लालच छोड़ नहीं पाते हैं, और फिर सवाल लंबा होता है तो जवाब जो मिलता है उसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। बिहार की राजनीति की कद्दावर शख्सियत हैं और इसलिए बात लंबी होती है। बहुत कुछ समझा आपने इस इंटरव्यू के जरिए। इस पूरे इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।